नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है कानूनी शिक्षा, गुणवत्ता और सुधार। मौजूदा वक्त में देश में कई दोयम दर्जे के विधि यानी कि लॉ कॉलेज हैं। यकीनन ये स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। देश में कानूनी शिक्षा को लेकर जस्टिस एनवी रमन्ना ने दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी इसी चिंता को जाहिर किया है। मौजूदा वक्त में हमारे देश में 1500 से अधिक लॉ कॉलेज और लॉ स्कूल हैं। इसके साथ ही 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें करीब 1,50,000 लॉ ग्रेजुएट्स हैं। संख्या के लिहाज से देखें तो ये एक अच्छी खासी संख्या है। वजह यह है कि अब देश के सभी क्षेत्रों में लोग इस व्यवसाय में आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं। कानून के क्षेत्र में अवसरों की बात अगर हम करें या देश में कानूनी शिक्षा की उपलब्धता की बात करें तो ये लगातार बढ़ रही है। लेकिन लॉ कॉलेजों और लॉ ग्रेजुएट्स की इस बढ़ती संख्या के बीच एक बड़ा सवाल गुणवत्ता को लेकर है, और वो है कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के बावजूद देश की अदालतों में करीब 3 करोड़ 80 लाख मामले आज भी लंबित हैं। क्यों 130 करोड़ भारतीयों में अधिकांश को सही और उचित कानूनी सलाह नहीं मिल पा रही है, और पेंडिंग केसेस जो हैं आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। आज की चर्चा में हम अपने खास मेहमानों से ये समझेंगे कि मौजूदा वक्त में देश में कानूनी शिक्षा की क्या स्थिति है, आखिर क्यों कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्रा हैं, आप पूर्व न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। साथ ही डॉक्टर अभिषेक आत्रे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत जस्टिस सतीश मैं आपसे करना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि जस्टिस रमन्ना ने देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो चिंता जाहिर की है, जो सवाल उठाए हैं, वो दरअसल किन संदर्भों में हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हैं? देखिए, हमारे यहाँ लीगल मैक्सिम है कि एवरीबडी नोज द लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन फिर भी आपको लीगल एजुकेशन की जरूरत जब पड़ती है जब आप लीगल प्रोफेशन में आते हैं जी। और लीगल प्रोफेशन में आने के लिए आपको 3 इयर्स या 5 इयर्स कोर्स करना पड़ता है। जब 5 इयर्स कोर्स नहीं है तब स्थिति बहुत खराब थी, और हम लोग तो उसी टाइम के ही हैं जितने भी लोग हैं। लेकिन 5 इयर्स कोर्स आने के बाद जो है अब सीरियस स्टूडेंट्स आने लगे हैं, आप देखेंगे। और हमारे यहाँ लीगल एजुकेशन को जो कंट्रोल करती है वो करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं उसमें एसोसिएटेड हूँ, लीगल एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और मैंने वहां देखा है कि उनको मेंटेन करना होता है लीगल स्टैंडर्ड इन द कॉलेजेस। और लीगल स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइज रूम्स का क्या है, बाथरूम का साइज क्या है, कॉमन रूम क्या है लड़कियों के लिए, और लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सेमिनार रूम्स और आपके मूड कोर्ट्स वगैरह सारा देखा जाता है। फिर लाइब्रेरी के अंदर क्या अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट नहीं है या है, और कितने जर्नल्स आते हैं, मूड कोर्ट्स के अंदर इंटरेक्शन एक्टिविटीज क्या होती हैं, और उसमें फिर उसके बाद उनका मीडियम देखा जाता है, किस मीडियम के अंदर ये एजुकेशन दी जा रही है। अब गवर्नमेंट का एम्फेसाइज ये है कि लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में लीगल एजुकेशन दी जाए, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल देखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो मटेरियल मैंने देखा है कि लोकल लैंग्वेज का मटेरियल बहुत ही सब स्टैंडर्ड का होता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल नहीं होता, क्यों हम तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो वो ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश ही है जी। और बार काउंसिल ने डिसीजन लिया है 2018-19 से लेकर 17 और 18 के बीच से कि नया लॉ कॉलेज खोला जाए। कोई नया लॉ कॉलेज को वो मान्यता नहीं दे रहे हैं जी। इसके बावजूद जो कॉलेज चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंडन मिश्रा जी हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन है, मेरे साथ गए थे हम लोग इंस्पेक्शन में बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं नाम बता देता हूँ, वहां का जो डीन ही नहीं था लॉ में, हेड नहीं था, और कौन सा वेटनरी कॉलेज का जो डीन था वो ही एडिशनल चार्ज देख रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये हालत है, वहां स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, और जो लोकल टीचर है वो कहता है कि भाई मुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं, मेरे लिए सफिशिएंट है। क्यों? उसने कोई नीट क्वालिफाई नहीं किया है, उसने कोई पीएचडी नहीं की है, वो LLM की डिग्री लेके आ गया और उसने शुरू कर दिया काम। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या चल सकता है क्या नहीं। आपने सही कहा है कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हर साल
निकल के आते हैं, और लेकिन उसमें प्रैक्टिस में तो केवल 30% ही आते हैं, और जो वहां पढ़कर आएंगे वही अपने प्रोफेशन में वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो चीज की जाएगी जी। तो ये जब ये की जाएगी तो उनको देखना है क्या है नहीं है। वहां एक पेपर होता है एथिक्स का, जो कंपलसरी पेपर किया गया एथिक्स में, लेकिन जो हमारे यहाँ स्ट्राइक है जिसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में 100 दिन कम से कम साल में बर्बाद हो जाते हैं स्ट्राइक के अंदर ही, तो वर्क पावर ही नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाता। तो वहां ये सिखाया जाए कि ये जो स्ट्राइक है दिस इज एन एब्यूज, और इसको जो है अवॉइड करें। तो अगर उनके दिमाग में शुरू से ही भर दिया जाएगा कि स्ट्राइक एक गंदी चीज है, गलत बात है, तो शायद आगे चल के वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कई स्तरों पे सुधार की जो है वो जरूरत है। डॉक्टर अभिषेक, चूंकि हम कानूनी शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 90 के दशक यानी कि उदारीकरण के बाद से ही हमने देखा कि कानूनी क्षेत्र में और साथ ही मीडिया के क्षेत्र में एक तरह से बाढ़ सी आई है, अवसर भी बढ़े हैं, उपलब्धता जो है इंस्टीट्यूशंस की वो भी बढ़ी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का रुख इस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि इसके बनस्पत जो फैकल्टी है, या मैं शिक्षकों की बात करूं या फिर जो स्कॉलर्स हैं, जो जानकार हैं उनकी बात करूं, उनकी क्वालिटी का लेवल या वो उस लेवल पर नहीं बढ़ा है जिसकी की ज़रूरत थी? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन सिर्फ लीगल एजुकेशन नहीं, एजुकेशन का स्तर तो पूरे देश में, अगर इंटीरियर्स में जाएंगे जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बिलासपुर में, या इंटीरियर्स में जहाँ भी जाएंगे तो हमें एजुकेशन का वो लेवल नहीं मिलेगा जो आपको दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन के स्कूल कॉलेजेस में मिलता है। सिमिलरली लॉ कॉलेजेस भी, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ का लेवल अलग होगा, जो बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस हैं उनका लेवल अलग होगा। हालांकि लेकिन जो इंटीरियर्स में है, जहाँ देखभाल नहीं हो पाती, जहाँ प्रॉपर इंस्पेक्शंस नहीं हो पाते हैं, वहाँ का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये तो पॉलिसी बनाने की बात है। अब हमारे टाइम में 3 साल का लॉ कोर्स हुआ करता था, 18 सब्जेक्ट होते थे। आज 5 साल का कोर्स होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मूट कोर्ट और दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। तो अब जो बच्चे निकलते हैं हमारे मुकाबले में अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा एडवांस होके निकल रहे हैं, वो परफेक्ट लॉयर्स बन के निकल रहे हैं। और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, जब वो आज की तारीख में जब अच्छे लॉ कॉलेजेस से बच्चे निकलते हैं तो कॉर्पोरेट में उनके लिए बहुत स्कोप है, वहां चले जाते हैं, डिफरेंट लॉ फर्म्स में, बैंक्स में, बहुत सारी कंपनीज में चले जाते हैं। तो वो जो क्रीम है वो शुरू से ही अलग अलग जॉब ज्वाइन कर लेती है। हम बात करते हैं लॉयर्स की जो एक्टिव प्रैक्टिस में आते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आते हैं, वो हार्डली 30% जैसा सर ने बताया। अब इन 30% में भी हम 1.5 लाख, आपने एक फिगर बताई कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कोई रिटायरमेंट का सिस्टम तो है नहीं। 1.5 लाख हर साल के बढ़ते ही चले जाते हैं, घटते तो है नहीं, ना कोई रिटायर होता है, ना कोई प्रमोशन होता है, ना कुछ और होता है। और डेजिग्नेशन या एलिवेशन के लिए भी टेक एंड चूज की पॉलिसी होती है, कोई सेट क्राइटेरिया भी नहीं होता है कहाँ आना, तो कोई कंपलसरी प्रमोशन वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ। तो वो सारे के सारे ही लॉयर्स बनते चले जाते हैं। तो और उसमें वही पुराने लोग भी हैं जो 3 साल का करके आए हैं, जो आज के नए यंगस्टर्स हैं वो भी हैं। तो और जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, नो डाउट, जैसे अभी बार काउंसिल ने किया, 3 साल का मॉरिटोरियम लगा दिया, इस तरह के एफर्ट्स की जरूरत है। क्वालिटी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, मूट कोर्ट ज्यादा इंस्पेक्शंस करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी लॉयर्स की। और एक कैपिंग भी होनी चाहिए, जैसा ये 3 साल का मॉरिटोरियम लगाया, इट्स ए वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट। जिस तरह हम एमबीबीएस की, बीडीएस की, बाकी इंजीनियर्स की सीट्स को रेगुलेट करते हैं, इस तरह लॉयर्स के, एडवोकेट्स की भी सीट्स पे भी कैपिंग होना चाहिए कि इससे ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगी अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ये नहीं है। टीचर्स के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी होना चाहिए। अब जैसे सर ने बताया, बिना नेट क्वालिफाई के, बिना पीएचडी के लोग वहां पढ़ा रहे हैं। अब इस सब पे तो चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, इंटीरियर्स में काफी जरूरत है लीगल एजुकेशन में। जी बिल्कुल, तो चेक एंड बैलेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सतीश, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, जब हम कानूनी शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो इसे रेगुलेट करने की दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अब तक का योगदान रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो आपने बताया कि 3 साल का जो मॉरिटोरियम लगाया गया वो एक अच्छा कदम था, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और पहल कदम या कुछ और चेक एंड बैलेंसेस के लिए स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। मैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही हूँ, एग्री करता हूँ कि जो रिमोट एरिया है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ क्वालिफाइड टीचर ही नहीं है, और जब टीचर नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? आप अंदाजा लगाइएगा कि एक एक कॉलेज के अंदर एक टीचर का नाम 3 दिन कॉलेज में चल रहा है जी। उसमें आधार कार्ड का कोई लिंक नहीं है,
और उसको जो है पेमेंट चेक से करते हैं और मैनेजमेंट उसका आधा पेमेंट कैश में ले लेता है वापस। तो क्या करेंगे आप उसमें? तो थोड़ा इसके लिए हमें चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा और उसके अंदर ये है कि उनका आधार कार्ड से लिंक किया जाए। पेमेंट तो आपको पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर टीचर कितने कॉलेज में पढ़ा रहा है और कितने जगह वो एनरोल्ड है, डॉक्टर की तरह जैसे होता है ना, डॉक्टर एक 5-6 हॉस्पिटल में एनरोल्ड हो जाता है, तो वो सिस्टम हमें देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं। और दूसरा जहां है उसके अंदर एजुकेशन का सिलेबस भी जो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। उनको बच्चे को शुरू से ही बताया जाए कि भाई पेंडेंसी जो है ना ये एक एब्यूज है, इसको नहीं रखना है। अब क्या था कि दादाजी का बेटा जो है वो तो वकील है, यंगस्टर, और जब वो लौट कर आता है तो कहता है दादाजी मैंने आज वो केस निमटवा दिया राय साहब का। दादाजी उसको मारते हैं और कहते हैं कि उस केस से तेरी पढ़ाई हुई, तेरी बहन की शादी, और तूने वो केस निमटवा दिया जी। तो वो ट्रेडिशनल जो चली आ रही है अप्रोच वो खत्म करनी पड़ेगी। अब हमें कहना पड़ेगा भैया मोर टर्न ओवर करो, आप एक केस आप डिसाइड करते हैं तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है। अब वो जमाने चले गए कि जब एक ही केस को आप पीटते रहते थे। तो इसमें क्या है कि उसको बच्चे को शुरू से बताया जाए कि भाई आपकी जो पेंडेंसी है हमारे कोर्ट के अंदर ये एक एब्यूज है और इसको रिड्यूस करना है। आपका ऑब्जेक्ट ये है। अभी आपके रमन्ना साहब ने जो हमारे चीफ जस्टिस होने हैं जा रहे हैं, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस, उन्होंने खुद कहा कि 314 साल लग जाएंगे पेंडेंसी को निपटाने में। तो उसके लिए कोई ठोस आधार बनाया जाए, कुछ देखा जाए और इसके लिए किया जाए। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है वो खुद बताता है कि हमारे कितनी पेंडेंसी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 लाख की पेंडेंसी से ऊपर है। अब अंदाजा लगा लीजिए पूरे कंट्री में 4 करोड़ केसेस हैं। हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है। 1 फरवरी को राज्यसभा के अंदर जो स्टेटमेंट दिया था गवर्नमेंट ने, उसने कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर 1080 वैकेंसी टोटल है, मतलब टोटल हमारे स्ट्रेंथ 1080 है, उसमें 400 वैकेंसी खाली है। तो उनको टाइमली भरा जाए, उनको टाइमली देखा जाए। और ये तो रेगुलर प्रोसेस है, जिस दिन आदमी ज्वाइन करता है उसको पता है कि इस तारीख को रिटायर्ड होगा। जब रिटायर होगा जैसे आईएएस का होता है, यूपीएससी का होता है, उतनी वैकेंसी को भरने की तैयारी कर लें पहले से ही। तो वो नहीं हो पाता। अच्छा, नई जनरेशन आ रही है, नई क्रॉप आ रही है, आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बताएं कि भाई आपका योगदान समाज के प्रति भी है, आपको जो है वहां जिम्मेवारी भी है। ये नहीं कि आप सिर्फ डिग्री लेके पैसा कमाने लगे। और पैसा तो कमाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे जैसे आप, यही एक लीगल प्रोफेशन है, जितने आप इसमें बूढ़े होंगे उतने ही जो है ज्यादा आपको आमदनी होगी जी। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा आपके सामने कि वो तो भीड़ बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में आप कोर्ट में देखेंगे तो क्राउड ऑफ एडवोकेट्स बहुत है जी, उसमें क्वालिटी के एडवोकेट्स नहीं है। ढूंढने के लिए अगर कोई कहे आज मेरे पास सिफारिश आती है भाई हमें कोई अच्छा वकील बता दो, मैं ये कहता हूँ भैया भगवान कहाँ मिलेगा बता दूंगा, लेकिन अच्छा वकील कहाँ मिलेगा ये नहीं बता सकता जी। बिल्कुल। तो और मुद्दा भी यही है कि ये भीड़ तो बढ़ती जा रही है लेकिन इसमें गुणवत्ता दरअसल वो कहाँ है। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लगभग जो है वो केस जो है पेंडिंग है। लंबित मामलों का जिक्र जस्टिस सतीश ने भी किया। ये जो पेंडिंग केसेस हैं, जो दारोमदार है वो कहीं ना कहीं वकीलों पर आता है, शुरू होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश की 130 करोड़ की जनता में अधिकांश को सही समय पर सही विधि या कानूनी सलाह नहीं मिल पाती है। कई मामलों में वो गुमराह हो जाते हैं और सालों साल उनका केस जो है वो खिंच जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है लंबित मामलों की संख्या में इजाफा करने के लिए। देखिए अमृता जी, जहां तक पेंडेंसी की बात है, इसमें लॉयर्स उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जजेस की है और हमारे सिस्टम की है। हम लॉयर्स पे ब्लेम नहीं कर सकते पेंडेंसी के लिए। केस निपटाना जजेस के हाथ में होता है। बार बार एडजमेंट, ठीक है एडवोकेट मांग रहा है, अपने लिए एडजमेंट मांग रहा है, लेकिन देना या ना देना जजेस के हाथ में होता है एडजमेंट। और दूसरी बात, हमारे जिस लेवल पे पॉपुलेशन हमारी हर साल बढ़ रही है, क्या उस लेवल पे हमारे कोई प्रयास है कि हम हर साल जजेस की संख्या बढ़ाएं? हमारी पिछली वैकेंसी जो 20-30 साल पुरानी डिसाइड की हुई थी वही फिलअप नहीं हो पाती हैं। हम नए जजेस बढ़ाने की तो सोच ही नहीं सकते। आज पर पॉपुलेशन, पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश में जजेस कितने हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी में हो, हायर जुडिशरी में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। तो हमें जजेस, नंबर ऑफ जजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि एजुकेशन की ये बात है, एक आदमी 3 जगह एनरोल है। क्यों नहीं परमानेंट जॉब दी जाती है कॉलेजेस में? उस पर कंट्रोल करने के लिए हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री बैठी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बैठी हुई है। तो एक आदमी 3 जगह कैसे जॉब कर सकता है? बहुत, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि पेंडेंसी के लिए हम लॉयर्स को जिम्मेदार ठहराना, आई डोंट एग्री विद दिस जी। उसमें जजेस ही रिस्पॉन्सिबल है। पेंडेंसी तो उन्हें ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स रेगुलर करने पड़ेंगे, तो उसी तरह से काम होगा। और ये जजेस को देखना है, जुडिशियल ऑफिसर्स अगर लोअर जुडिशरी में अगर जजेस के पास ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि इतने टाइम से तुम्हारे पास इतने केसेस क्यों पेंडिंग है, तुम कर क्या रहे हो? जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस वहां भी नहीं आएंगे
काम ऐसे ही लटका रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि लंबित मामलों का जो दारोमदार है वो जजेस पे है और उनकी संख्या में इजाफा किए जाने की जरूरत है। कई पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बात कानूनी सलाह की भी है, सही समय पर और सही सलाह। जो जनता जो है वो गुमराह हो रही है, उन्हें एक सही वकील नहीं मिलता अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर उसके लिए वो काफ़ी घूमते रहते हैं, उनका समय ज़ाया होता है। लीगल एड सेंटर्स हर जगह खुले हुए हैं। ये कहना गलत है कि सही सलाह नहीं मिलती। आजकल बहुत सारी एनजीओज भी चल रही हैं जो लीगल एड प्रोवाइड कर रही हैं। किसी भी कोर्ट में जाएंगे वहां लीगल एड बने हुए हैं। हर एक कोर्ट में लीगल एड का सिस्टम है। सलाह तो मिल जाएगी, लेकिन फिर यह लोगों को घर बैठे चाहिए। बहुत सारा सिस्टम ऐसा हो चुका है और नॉलेज की कमी होती है। जहां नॉलेज की कमी होती है वहां सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। जेल में जाके लोगों के लिए और एनजीओज और बहुत सारे लीगल एड और आए दिन जजेस भी इस चीज को लेते हैं कि वहाँ जो लोग सालों से बंद हैं, जिनके पास श्योरिटी देने का नहीं है, उनको रिलीज कराने के प्रयास किए जाते हैं। लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। आप एक गूगल पे एक क्वेश्चन टाइप करेंगे, आपके पास सारी नॉलेज आ जाएगी। लीगल अवेयरनेस में कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। पेंडेंसी को लीगल अवेयरनेस से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी इन बातों को लेकर जस्टिस सतीश का रुख करती हूँ। सर, जो बातें अभिषेक आत्रे ने भी कही, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि हम वकीलों की और जो कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं, और जो मैंने प्रश्न उठाए थे उससे आप कितने सहमत हैं, और आखिर क्यों और कहाँ पर हमें कमी दिखाई देती है? सबसे बड़ा सवाल है कि ये कमी जो है वो है तो क्यों है? देखिए, जहां तक पेंडेंसी का सवाल है उसके अंदर मैं तो फिर भी ये कहूंगा, जज अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वकील नहीं आएंगे जी। वकील साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसको एडजॉर्नमेंट लेने के लिए जी। दूसरी बात यह है कि जिस दिन बेल मिल गई या जिस दिन सिविल के अंदर स्टे मिल गया, उसके बाद मौकिल भी ये कोशिश करता है, वकील साहब भी ये कोशिश करते हैं कि ये केस मेरिट में ना आए और ये चलता रहे इंडेफिनेटली। तो इसके अंदर तो दोनों लोगों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा कि बार काउंसिल का जो वकील है, जो वहां से आया है, जो जज है, वो भी कभी वकील था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों ही मिलकर इसको पेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब क्लाइंट आता है और वकील साहब के पास आता है, अब दिल्ली का ही देखिए आप, चाहे वो कैट का केस हो या 30,000 का केस हो या साकेत कोर्ट का केस हो लोअर कोर्ट में, वो सारे केस पकड़ लेगा। आदमी तो एक ही है, वकील साहब तो एक ही है, तो कहाँ भागे फिरेंगे? तो उसमें क्या होगा, कहीं वो अपनी डेट लेंगे या किसी को प्रॉक्सी को खड़ा करेंगे या कहीं कहेंगे कि डेट ले लो। तो मेरा सजेशन इसके अंदर ये है कि जो वकील बना है हमारे एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, वो पूरी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस करे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट है उनको छोड़ दीजिएगा, वो तो एक्सेप्शन है, लेकिन जो रेगुलर वकील हैं उनको जो है जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस करना चाहता है वहां से वो लाइसेंस ले, एक सर्टिफिकेट ले। सपोज करो उसको कैट में करना है तो कैट का हेड उसको एक सर्टिफिकेट देगा कि यू आर ऑथराइज्ड टू डू प्रैक्टिस इन कैट। तो उसकी अवेलेबिलिटी कैट के अंदर अवेलेबल होगी, या उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 30,000 कोर्ट के अंदर अवेलेबल होगा। वो हर टाइम जब भी मौके आएगा, केस आएगा, तो भागेगा नहीं। तो पटियाला हाउस चला गया या कहीं और चला गया, वहां पर वो अवेलेबल रहेगा और उस अपने केस को सीरियसली उसको डील करेगा। एडजॉर्नमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो लाइसेंस जो है 2-3 साल के बाद उसको रिन्यू किया जाए। उसमें अगर उसने स्ट्राइक वगैरह या कोई और चीज है, जनरली होता है, अमेरिका में सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम क्या है, स्टेटस को हैं। अगर मैंने सजेशन दिया है तो इसका पोजीशन पहले आ जाएगा, मतलब उसको कोई ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटस को कोई करना नहीं चाहता कि उसको चेंज किया जाए। लेकिन जहां देखा गया है कि एक वकील ज्यादा से ज्यादा 4 कोर्ट के लाइसेंस ले सकता है टू डू प्रैक्टिस, और वो 4 कोर्ट के अंदर ही कन्फाइन हो सकता है आसपास जो है। तो उससे हमारा पेंडेंसी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी। क्वालिटी का साथ ही उसके ये होता है कि वो मान लीजिएगा कि सर्विस में काम कर रहा है तो सर्विस का ही काम करता रहेगा, सिविल का काम कर रहा है सिविल का ही काम करता रहेगा, तो उसको काफी फर्क पड़ पाएगा जी। तो मेरा सजेशन तो ये है कि इसको किया जाए थोड़ा सा, बिल्कुल, पेंडेंसी को अगर घटाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आत्मा साहब बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे मेरी बात से। उनको चाहिए कि हर कोर्ट का काम उनके पास हो, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। सॉरी सर, मैं एग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा कि हम एक जगह कन्फाइन होकर रह जाएं। जब हमारा टाइम आता है एलिवेशन का, डेजिग्नेशन का, तो उस समय के रूल्स भी हैं कितने ज्यादा तुम्हारे रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, तो उनके बेस पे सिलेक्शन किया जाता है। और हमारी वैरायटी ऑफ वर्क जब तक हम नहीं आएंगे तो हमारा अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? तो हर जगह के केसेस तो हमें पकड़ने पड़ेंगे। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है चारों तरफ का, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। और जहां तक जूनियर्स की बात, और इसी काम के लिए जैसे जैसे एक आदमी के पास केसेस बढ़ते हैं वो अपना स्टाफ बढ़ाता है, अच्छे एडवोकेट्स रखते हैं और दूसरी कोर्ट्स में जाके वो भी काम करते हैं, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तभी उन जूनियर्स को देने के लिए पैसे आते हैं उनके पास। अगर काम ही नहीं पकड़ पाएंगे इधर उधर का तो नहीं कर पाएंगे। और वैरायटी ऑफ वर्क बढ़ाना, जिस तरह से लॉ अपग्रेड कर रहा है कॉर्पोरेट्स में, हर चीज की नॉलेज होना भी जरूरी है।
एक लॉयर एक जगह कंफाइन नहीं होकर रह सकता कि एक पर्टिकुलर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लॉयर का जहां तक है आजकल जमाना वो नहीं है कि जो प्रैक्टिस का है, आजकल सुपर स्पेशलिटी का जमाना है। आप अपने साथ रखिए। सुपर स्पेशलिटी तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ मुद्दों पे आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम सही हैं, और चूंकि हमें हर मोर्चे पर, हर स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपका रुख करती हूँ, और जैसा कि जस्टिस अमन्ना ने भी कहा कि जो लॉयर है वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए उसका ड्राइवर है, सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे में उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो ईमानदारी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसीलिए ये मुद्दा उठा है कि जो विधि की शिक्षा है, कानूनी शिक्षा है, उसमें गुणवत्ता को बेहद उच्च मानकों तक ले जाने की ज़रूरत है। अब चूंकि कंक्लूडिंग टाइम आ चुका है, वक्त की भी कमी है, मैं चाहूँगी क्लोजिंग रिमार्क के साथ आप अपनी बात को रखें। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि लॉयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे जो एडवोकेट्स एक्ट में, उसमें जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के प्रीएम्बल में भी है, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड वी आर माउथ पीस ऑफ सोसाइटी। जी, हम लोगों की बात को अदालत तक पहुंचाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना नहीं कर रहे हैं। जितने अच्छे एडवोकेट्स होंगे वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें अब नए नए एक्ट्स आते हैं, नए नए लॉज बनते रहते हैं। अगर हम अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हर फील्ड में ऐसे ही होता है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वाला क्राइटेरिया कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक आदमी अगर कैट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी कोड का पता ही नहीं होगा। वो दूसरे आदमी को क्या सलाह देगा? एक लोकेलिटी में रहने वाला आदमी एक वकील को देख के जाता है कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मैं इस मामले में क्या करूं, तो बेचारा सलाह ही नहीं दे पाएगा अगर उसे नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज गेन करेंगे तो उसका, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो नॉलेज भी बेकार हो जाती है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। हमें अपना पेरिफेरनलिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके हम नॉलेज बढ़ाएंगे और अपना वर्कफोर्स भी बढ़ाएंगे साथ। बिल्कुल। सतीश, बिल्कुल, क्लोजिंग रिमार्क के साथ मैं चाहूंगी आप भी अपनी बात रखें मेरे सवाल के साथ, चूंकि हम बात गुणवत्ता की लगातार कर रहे हैं। आप भी ये मानेंगे कि जो शुरुआत है, एकदम जो शुरुआती स्तर है वहाँ से लेकर, यानी कि कॉलेज से लेकर बाकी इंस्टीट्यूशन से लेकर आगे प्रैक्टिस तक भी, सभी स्तरों पे चेक एंड बैलेंसेस का ध्यान रखते हुए हर स्तर पर काम किए जाने की ज़रूरत है। एक कॉलेज के अंदर ही पढ़ाना चाहिए कि भाई जो वकील है वो तो केस का जो मास्टर है, मास्टर ही क्या है, वो तो भगवान है उसके लिए, क्लाइंट के लिए, और वही उसको सीरियसली काम नहीं करेगा तो कैसे होगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में जानता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक बहुत सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया, उसमें किसी के लिए कराया था, वो डेट पर पहुंचे ही नहीं वहां पर, ही वाज सो बिजी, और 51 लाख रुपए उन्होंने फीस भी ले ली। तो ये तो कोई बात नहीं बनती कि भाई इस तरह से आप ये काम करते रहें। दूसरा ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जो सीनियर वकील है या जो उसका डिमांड में है, जो नामी वकील है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ फीस के लिए अवेलेबल है, कंसल्टेंसी के लिए अवेलेबल है। तो थोड़ा सा क्लाइंट के प्रति ये रखना चाहिए कि भाई क्लाइंट आया है, हम उसके, वो अपने को भगवान मान के आया है, तो उसके लिए सीरियसली काम करें, सिंसियरली काम करें। ये नहीं कि उसका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो रहा है, ऊपर कॉफी हाउस में बैठे थे शिमला में और नीचे केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं बनती ना। ये चीजें शुरू से बतानी चाहिए कि आपकी क्या ड्यूटी है। जो एथिक्स का पेपर है उसको और साउंड किया जाना चाहिए, और ताकि बच्चे उसको पढ़ पाए। और जो मैंने बताया था कि कोर्ट का सर्टिफिकेट वाली बात है, वो तो अमेरिका के अंदर भी है और वहां भी चल रही है, वहां भी लीगल प्रोफेशन फ्लॉरिश कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम तो स्टेटस को हैं, हम तो चेंज चाहते ही नहीं, जो चल रहा है वही चला देंगे। लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है, दूसरे को फॉलो किया जा सकता है, और ये चीजें शुरू से ही आ जानी चाहिए। और जो बेसिक लॉ है, चाहे वो आईपीसी है, क्रिमिनल लॉ है, जो भी है, या सिविल लॉ है, वो तो सभी को फंडामेंटल तो पता ही होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इतने सारे पेपर पढ़ाए जाते हैं, एक्सेप्ट द टेक्निकल थिंग्स हो, कोई मैं इनकम टैक्स की बात करूं या कोई चीज बात करूं या जीएसटी की बात करूं तो ठीक है, लेकिन रूटीन चीजें तो चलती हैं। तो थोड़ा सा हमें अपना सिलेबस भी चेंज करना पड़ेगा स्कूल के अंदर या लॉ स्कूल के अंदर। बिल्कुल, जो है बिल्कुल। और ये चेंज जो है वो समय की ज़रूरत भी है, और निचले स्तर से ही हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चेक एंड बैलेंसेस की हम लगातार बात कर रहे थे। ये जो गुणवत्ता है इसमें इजाफा करना है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए चर्चा को यहाँ रोकना होगा। तो कुल मिला के जैसा कि जस्टिस रमन्ना ने भी कहा कि जो लॉयर्स होते हैं वो दरअसल लॉयर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज। तो ऐसे में लॉयर्स को अपनी जो अहम जिम्मेदारी है देश के प्रति, समाज के प्रति, उसे समझना होगा, और खुद उन्हें भी और इंस्टीट्यूशंस को भी ऐसे लॉयर्स को बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। चाहे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें या फिर शिक्षकों की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें, हर लेवल पर वो जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करना होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।